हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले उसी के आगे। इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक में बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं, करीब 8 से 10 हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो नया टॉपिक क्या है? कैपेसिटर। आज हमें पढ़ना है संधारित्र के रूप में पढ़ना है। आज संधारित्र होता क्या है, संधारित्र की आवश्यकता कहाँ होती है, किसके लिए हम लोग संधारित्र का प्रयोग करते हैं और इस संधारित्र का काम क्या है, इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसकी एक कैपेसिटी होती है धारिता जिसे कहते हैं, इसकी एक कैपेसिटी होती है जिसे क्या कहते हैं, धारिता। आज इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसकी संधारित्र की धारिता क्या होती है, कितने प्रकार के क्या कैसे संधारित्र होते हैं, सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर संधारित्र। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि संधारित्र जो आपके वो होती क्या है ना। तो संधारित्र का सबसे पहले देखते हैं प्रयोग कहाँ पर है, संधारित्र का प्रयोग कहाँ पर। आप ये फैन देख रहे हैं, फैन सभी को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? तो फैन जो आपका है ये, इसमें आप एक नाम बोलते हैं जिसे कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसर। वो कंडेंसर है क्या? कैपेसिटर ही है। जो कंडेंसर आप प्रयोग फैन में करते हो, फैन में क्या है वो? कैपेसिटर है। क्या है? अब उसका काम क्या होता है कंडेंसर का? अगर सपोज इस फैन से हम कंडेंसर निकाल लें या उस कैपेसिटर को क्या करें, निकाल लें, तो क्या होगा? क्या ये फैन आपका चलेगा? फैन चलेगा? अगर चलेगा भी तो बहुत स्लो से चलेगा। वैसे उम्मीद तो बहुत कम होती है कि चलने की, बहुत आराम से चलता है। तो किसी चीज़ को चलने के लिए, ध्यान से सुनना, किसी चीज़ को चलने के लिए, जैसे आपका ये फैन हो गया, क्या हो गया? फैन। या आपके घर में टुल्लू पंप लगा होता है, जानते हो ना, वो हो गया। या आप लोगों ने कभी वो कैमरे से फोटो खिंचवाया, जो फ्लैश आती है, बाकायदा फ्लैश आती है, तो उस फ्लैश में भी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, तभी उतनी बढ़िया। नहीं तो आपकी जो मोबाइल की बैटरी है, जो आपके कैमरे की बैटरी हो, इतना उसके पास करंट नहीं है उस फ्लैश को क्या करे, जला सके। तो वहाँ पे करंट प्रोवाइड करता है कौन? कैपेसिटर। यहाँ भी इसे चलाना होता है तो एक झटके की ज़रूरत होती है। जो फैन है आपका, इसे एक झटके की ज़रूरत होती है शुरुआत में, कि इसे चलाने के लिए शुरुआत में क्या चाहिए? झटका चाहिए जिससे चल जाए। तो उस समय काम कौन करता है? झटका कौन देता है? आपका कैपेसिटर देता है। क्लियर बात ना? तो अगर कैपेसिटर की हम बात करें तो कैपेसिटर क्या करता है ना। अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो इसे कहेंगे सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस are required a huge amount of current to start them। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला? सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, मतलब कुछ आपकी ऐसी वैद्युत उपकरणें हैं जो स्टार्ट होने के लिए ह्यूज अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट की आवश्यकता होती। तो कुछ घरेलू या कुछ ऐसे हमारे पास रिक्वायरमेंट, मतलब उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जिनको चलाने के लिए हमें एक बहुत अधिक मात्रा में करंट चाहिए होती। फैन हो गया, जैसे बात करें, किसकी बात करते हैं? जैसे आपका फैन हो गया, पंखा, और फिर आपका क्या हो गया, और आपका ये टुल्लू पंप हो गया, और आपका ले सकते हैं फ्लैश लाइट, ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फ्लैश लाइट, जो कैमरे की फ्लैश लाइट होती है। इन सबको स्टार्ट करने के लिए, या कह सकते हैं फैन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक हैवी मात्रा में करंट चाहिए होती है, जो हमें हमारे घरों में जो करंट आते हैं उससे नहीं मिल पाती है। हमारे घरों में मैक्सिमम कितने करंट आती है? मैक्सिमम 5 से 10 एम्पियर, मैक्सिमम 5 से 10 एम्पियर तक की करंट हमारे घरों में आती है। जो आपके घरों में सप्लाई आ रही है वो मैक्सिमम कितने करंट की आती है? 5 से 10 एम्पियर की। लेकिन फैन को कम से कम कितना चाहिए? 25 से 30 एम्पियर की। हमेशा के लिए नहीं, शुरुआत होने के लिए, शुरुआत में चलने के लिए फैन को कितना चाहिए? 25 से 30 एम्पियर की करंट चाहिए। अब सोचिए आपके घरों में 5 से 10 एम्पियर आ रहा है, लेकिन चाहिए कितना? 25 से 30। तो उस समय आपको 25 से 30 एम्पियर देगा कौन? आपके पास तो कोई और चीज़ नहीं है, तो उस समय क्या लगाया जाता है? आपका कैपेसिटर। क्या लगाया जाता है? तो इस चीज़ के लिए हम लगा देते हैं कैपेसिटर। क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर, संधारित्र। अब ये कैपेसिटर लगाता क्या है, करता क्या है लगाने से? तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये कैपेसिटर है आपका, इसके पास चार्ज स्टोर होता है। क्या होता है? चार्ज
स्टोर होता है। इस कैपेसिटर के पास क्या होता है, आवेश स्टोर होता है, आवेश संचित रहता है। कैपेसिटर के अंतर्गत होता क्या है, तो मैंने आपको बताया कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर रहता है। क्या स्टोर रहता है, चार्ज, आवेश स्टोर रहता है। यहाँ पे समझ में आ रही बात है। और यही आवेश क्या होता है, जब किसी आपके उपकरण को ज़्यादा मात्रा में करंट चाहिए होता है तो ये क्या करता है, ये कैपेसिटर इन सारे आवेश को उसी समय जब जरूरत होती है इसी समय सारे आवेश को जितना उसको चाहिए होता है उठा करके वो दे देता। बात समझ में आई। कैपेसिटर का काम क्या है, जैसे आपने वहां से स्विच ऑन किया इसको चलने के लिए, तो बताइए उस स्विच से आपके क्या करंट उतनी जा पा रही है, नहीं ना। जाती तो 5 से 10 एम्पियर, मैंने मान लिया मैक्सिमम कितनी जाती है, 5 से 10 एम्पियर मैंने मान के चला, जबकि इतनी जाती नहीं है। तो क्या होगा, इतने एम्पियर से क्या फैन चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या होगा, उतने एम्पियर तो गई, लेकिन बाकी का जो करंट चाहिए होता था वो कैपेसिटर अपने अंदर जो चार्ज स्टोर किए रहता है इसी चार्ज को फ्लो करा देता है। अभी चार्ज अपने अंदर स्टोर किया हुआ तो मतलब कैसा है, रुका हुआ है। कैसा है चार्ज। अब जैसे जरूरत पड़ी तो चार्ज इसने क्या किया, एकदम से अचानक से दे दिया। तो यही चार्ज जब देगा तो किस अवस्था में आ जाएगा, गति में। और जब चार्ज गति अवस्था में आता है तो बेटा क्या आ जाती है, वहां पे करंट आ जाती है। क्या आ जाती है, करंट आ जाती है, जिसकी वजह से आपका ये फैन चलने लग जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई। तो इस तरीके से आपका कैपेसिटर काम करता है। तो एक बात हमें पता चल गई, कैपेसिटर का काम बस इतना है कि जहां पर हमें ह्यूज अमाउंट में करंट चाहिए होगा, ह्यूज अमाउंट मतलब जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में करंट चाहिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, शुरुआत करने के लिए किसी यंत्र को, किसी उपकरण को शुरुआत करने के लिए जब बहुत अधिक मात्रा में करंट चाहिए होती है तो उस समय हम किसका प्रयोग कर देते हैं, कैपेसिटर की। बात समझ में आई नहीं आई। तो कैपेसिटर का एक ही काम है कि जब किसी उपकरण को शुरुआत होने के लिए, क्या होने के लिए, शुरुआत होने के लिए अगर हमें करंट की आवश्यकता होती है ज़्यादा, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे या नहीं। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर हम देखें, आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटें हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसमें भी मदरबोर्ड वगैरह लगता है उसमें भी ग्रीन कलर का क्या लगा होता है, आपका कैपेसिटर लगा होता है। आप कभी किसी चीज़ मोबाइल की या वगैरह, मोबाइल में क्या फ्लैश है ना, फ्लैश जलता है तो उतनी फ्लैश जलने के लिए उतनी करंट आपके मोबाइल के बैटरी के पास नहीं होती है, तो करंट आती फिर कहाँ से है। अब भाई देखिए, जो फ्लैश लाइट जलाती है ना, तो फ्लैश लाइट जो अचानक से फोटो खींचते हो, फ्लैश आकर के आती है, आपके सामने आती है, चमक करके आती है, उसे क्या आती है, हमेशा के लिए आती है, कुछ समय के लिए आती है ना। अब कुछ समय के लिए वहाँ पे चलने के लिए बहुत ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर भी क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। क्लियर है बात। तो एक बात समझ में आ गई, कैपेसिटर का एक ही काम है कि जब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट चाहिए होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को या किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, कैपेसिटर के। क्लियर है बात यहाँ पे भाई, कोई दिक्कत है। अब बात है किसी के अंदर चार्ज कितना स्टोर होगा, बात समझ पा रहे हो ना। जैसे हमने बोल दिया कैपेसिटर के अंदर क्या स्टोर होता है, चार्ज। अब आप कहोगे ना सर कि ये कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है तो कितना स्टोर होगा, कितना स्टोर नहीं होगा, इस बात को भी बताने वाला होना चाहिए नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि कौन सा कैपेसिटर बढ़िया होगा, कौन सा कैपेसिटर खराब होगा, ये भी तो आपको समझना चाहिए। इसका मतलब जैसे अभी मैं आपको कुछ मान के कैपेसिटर आपको दे दूँ और आपसे पूछूं कौन सा कैपेसिटर बढ़िया, तो आप क्या बताओगे, तो आप यही बताओगे ना कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है। अब जो कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगा वो कैपेसिटर ज़्यादा बढ़िया होगा या नहीं होगा, हाँ या ना भाई। कैपेसिटर की क्वालिटी क्या, वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है, आवेश को संचित करके रखता है। अब आपसे पूछा जाए कैपेसिटर कौन सा बढ़िया होगा, तो हम कहेंगे भैया कैपेसिटर वो बढ़िया होगा जो सबसे ज़्यादा अपने अंदर चार्ज स्टोर कर पाएगा। क्लियर है बात ना। अब चार्ज स्टोर करने की बात है, कौन सा कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, ये बात किस पर निर्भर करेगी, तो मैं बता दे रहा हूँ कैपेसिटर की बेटे एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। क्या होती है, कैपेसिटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं धारिता। क्या कहते हैं, धारिता, जिसे हिंदी में कहते हैं धारिता। धारिता का मतलब होता है धारण करने वाला, ठीक है ना। तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस ही आपको बताएगी कि किसके अंदर आवेश कितना स्टोर होगा।
अब जिसकी धारिता अधिक होगी, ध्यान से सुनना, जिसकी धारिता अधिक होगी उसके अंदर आवेश स्टोर ज्यादा होगा, आवेश संचित ज्यादा होगा। कैपेसिटेंस धारिता का मतलब ये होता है आवेश को धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनना, आवेश धारण करने की या आवेश अपने अंदर संचित करने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। जैसे आप घरों में बाल्टी उल्टी में पानी भरते हो ना, तो कहते हो इस बाल्टी की इतनी क्षमता, इसमें 15 लीटर की यह बाल्टी है। क्यों कहते हो 15 लीटर की बाल्टी है? क्योंकि उसके अंदर पानी या कोई भी द्रव 15 लीटर ही आएगा। 15 लीटर से ज़्यादा वो रख पाएगा अपने अंदर? नहीं। तो उसकी धारिता कितनी होगी? 15 लीटर। ऐसे जो कैपेसिटर जितना आवेश धारण कर पाएगा उसी की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उसकी धारिता कहते हैं। इसका मतलब अब आपको स्पष्ट हो गया कि धारिता एक ऐसा फैक्टर है, धारिता एक ऐसा फैक्टर है जो ये बताएगा कि कैपेसिटर अच्छा है या नहीं है। जिसकी धारिता अधिक होगी वो कैपेसिटर उतना ही अच्छा होगा। क्लियर है बात यहाँ पे? तो पढ़ा जाए धारिता के बारे में। अगर आपको कुछ नोट करना नोट करिए, इसके बाद तुरंत हम पढ़ते हैं क्या नाम है, धारिता के बारे में। चलिए बात करते हैं कैपेसिटेंस की, धारिता की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी परिभाषा की कैपेसिटेंस होती क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, आवेश को संग्रह करने की क्षमता को, आवेश को संग्रह करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं। बात समझ में आई? हमने क्या बोला? आवेश को संग्रह करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। यदि कोई कैपेसिटर अपने अंदर जितना आवेश संग्रह करेगा, जितना आवेश मतलब जितनी ज़्यादा आवेश संग्रह करेगा उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर बात यहाँ पे? तो धारिता आपको समझ में आ गया कि आवेश को संग्रह करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? अब सोचिए जरा इस बात को कि हम कुछ आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें देखिएगा धारिता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, धारिता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं, यहीं पे सुन लीजिए, एक आपका आवेश का मात्रक भी कूलाम होता है, जिसका मात्रक कूलाम होता है उसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान सुनिएगा, जो आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, ये डिफरेंस पता नहीं होता है लेकिन जान जाओ, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और कूलाम को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। और हमने यहां देखा जो धारिता है, धारिता इसे भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। अब आपको दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर सी कौन सा करे, दोनों तो सी से करते हैं लेकिन एक में फर्क होता है, दोनों सी एक जैसे नहीं होते हैं। ये सी तो नॉर्मल सी होता है लेकिन ये सी कैसा होता है, धारिता का जो मात्रक होता है सी कैसा होता है, हल्का सा तिरछा होता है। इटैलिक फॉर्म देखा है? जब अगर हम फॉन्ट की बात करते हैं, कभी आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा तो एक आता है फॉन्ट, मोबाइल वगैरह सब में देखते हो कि जो लेटर होते हैं उनके लिखने की तरीका है फॉन्ट, उसमें एक आती है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है हल्का तिरछा। तो जो ये आपकी धारिता होती है ना, इसको हल्का सा तिरछा बनाते हैं इस तरीके से। और सी पूरा सीधा होता है। आवेश का मात्रक जो कूलाम होता है उसको हम सी पूरा सही से बनाते हैं जैसे ABCD में बनाया जाता है, लेकिन जो धारिता का सी है उसे हम इटैलिक रूप में लिखते हैं। किस रूप में, इटैलिक। और इटैलिक का मतलब होता है हल्का तिरछा करके, ठीक है ना? तो ये बात याद रखना कैपेसिटेंस के लिए। तो कैपेसिटेंस को किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी से ही करते हैं, लेकिन ये सी हल्का सा तिरछा होता है। बात समझ में आई ना? अच्छा, अब मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, क्या है, एक हमारे पास गोला जिसकी रेडियस क्या है बेटा आपकी, आर है। रेडियस क्या है, आर है। अब हमने क्या किया, शुरुआत में इसके ऊपर कोई आवेश है क्या, नहीं। अब हमने इसके ऊपर एक +Q आवेश दे दिया। क्या दे दिया, +Q आवेश। अब ये +Q आवेश हम देंगे कहाँ से, तो सारा आवेश हम लाते कहाँ से, अनंत से लाते थे। कहाँ से लाते थे, अनंत से। तो अब की बार भी हम आवेश कहाँ से लाएंगे,
अनंत से। तो सोचिए हमने यहाँ अनंत से, ध्यान से मान लीजिए यहाँ पे अगर अनंत है तो यहाँ से मैंने आवेश लाया +q और +q आवेश दिया, तो इस गोले के पृष्ठ पर चारों ओर क्या हो गया, ये आवेश वितरित हो गया। कैसे वितरित हो गया, एक समान रूप से। तो जो हमने इस गोले पर आवेश दिया वो आवेश +q इस गोले पर एक समान रूप से वितरित हो गया। क्लियर है बात। और हमने मान लिया बेटा इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, C है। कैपेसिटेंस इसका क्या है, C है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसका कैपेसिटेंस हमने क्या मान लिया, C है। अब सोचिए अगर आवेश है कुछ दूरी पर है तो वहाँ एक पोटेंशियल भी आएगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल का फार्मूला क्या पढ़ा है, अगर कोई हमारे पास बिंदु आवेश हो इससे r दूरी पर अगर हम पोटेंशियल पूछे तो V बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा KQ/r, यही तो पढ़ा है ना। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल भी आ जाएगा इसके सरफेस पर V, क्या आ जाएगा, V आएगा कि नहीं आएगा। और वो पोटेंशियल किसके बराबर होगा बेटा, KQ/R। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो उसके सरफेस पर एक पोटेंशियल आ जाएगा, A+Q आ गया और उसका कैपेसिटेंस हमने क्या मान लिया, C मान लिया। क्लियर है बात ना। अभी हमने क्या बोला, अच्छा सुनिए जरा बात को बताइए, अगर इसके ऊपर कुछ आवेश है तो इसकी धारिता है ना। अब हमें अगर इसकी धारिता बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया ना कि किसी कैपेसिटर के अंदर या किसी कैपेसिटर को हम जितना ज़्यादा आवेश दे सके, जितना आवेश संग्रहित किया जा सके, धारिता उसकी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर मुझे इसकी धारिता बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, इसकी धारिता बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आवेश और ला कर देंगे। बात समझ पा रहे हो ना। जब और आवेश ला कर देंगे तो इसमें संग्रह करने की क्षमता और बढ़ जाएगी, तो इसकी धारिता और बढ़ जाएगी। क्लियर है बात ना यहाँ पे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो हमने क्या किया, अभी हमने +q आवेश लाया, हमने क्या लाया, +q। अच्छा जब पहले +q आवेश लाया तो +q आवेश लाने से पहले क्या कोई आवेश था उस पर, नहीं था। क्या जब +q आवेश में ला रहा था तो इधर से कोई ऐसा फोर्स लग रहा था जो लाने पर विरोध कर रहा हो शुरुआत से, नहीं ना, क्योंकि पहले कोई आवेश था ही नहीं। अब लेकिन आवेश है, अब आवेश है। अब सोचो मैं यहाँ से अब मैं फिर से dq चार्ज लाना चाहूँ, क्या लाना चाह रहा हूँ, अनंत से dq चार्ज लाकर उस पर रखना चाह रहा हूँ। तो अब क्या करेगा, ये जो +q आवेश पहले से बैठा है वो इस dq आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर ढकेलेगा, है ना। अब दूर ढकेलेगा तो लेकिन फिर भी हमें ले जाना है, तो हमें कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। बात बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही। और मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया बेटा, कार्य बराबर क्या होता है आपका, कार्य बराबर आपका होता है विभव गुणे आवेश। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। कार्य बराबर विभव गुणे आवेश। अब मैं आपसे पूछूं क्या कि भैया विभव जितना ज़्यादा होगा कार्य हमें उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब सोचिए क्या यहाँ से जब मैंने +q आवेश लाकर रख दिया तो क्या यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। और अब हम फिर dq चार्ज को ला रहे हैं तो एक विभव यहाँ पहले से है, तो क्या ये विभव ला रहे हैं पहले से है। और मैंने पहले भी बता दिया कि जब पहले से विभव है तो कार्य भी हमें करना पड़ेगा। और दूसरे तरीके से भी मैंने समझा दिया कि जब dq चार्ज को लाओगे तो ये +q वाला चार्ज इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित करेगा मतलब इस dq चार्ज को अपने पास आने नहीं देगा बल्कि दूर ढकेलेगा। और दूर ढकेलेगा लेकिन तुम्हें फिर भी लाना है, तो जिस फोर्स से ये दूर ढकेलेगा उतना फोर्स लगा करके तुम यहाँ पर लाकर चार्ज रखोगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो क्या यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको बल लगाना पड़ रहा है कि नहीं लगाना पड़ रहा है। और बल लगा करके इस dq चार्ज को इस बिंदु तक ला रहे हो तो dq को विस्थापित कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसका मतलब फोर्स भी है और विस्थापन भी है, तो कार्य होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब इस अब dq चार्ज को इनफाइनाइट से इस गोले पर लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आई। और अगर कार्य करना पड़ेगा तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम चाहेंगे क्या कि इस पर आवेश भी रख दे और हमें कार्य भी करना ना पड़े। बात समझ पा रहे हो कि नहीं भैया। अगर हमें बहुत ज़्यादा कार्य ही करना पड़ जाएगा तो हमें क्या फ़ायदा इसमें ला करके जो है स्टोर करने की आवेश। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर आवेश भी रख दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और बल्कि हमें कार्य भी ना करना पड़े।
बात समझे। कार्य करोगे तो विभव जितना ज्यादा होगा कार्य उतना ज्यादा करना पड़ेगा। और विभव कब ज्यादा होगा बेटा? जब पहले से आवेश ज्यादा होगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो मैं बहुत बढ़िया से बता रहा हूँ, समझना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। तो हमने एक बात देख लिया, हमने एक बात आपसे पूछा, अगर किसी चीज की धारिता किस पर निर्भर करेगी। मैं आपसे पूछूं, जो आपकी धारिता C है बेटा, हमने क्या बोला? जितना ज्यादा आवेश लाओगे धारिता उतनी ज्यादा होगी। मतलब C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आवेश के। होगा कि नहीं होगा? अच्छा सुनो जरा, अब हम आवेश Q को ला रहे हैं तो हमने देखा क्या, विभव जितना ज्यादा होगा कार्य हमें उतना ज्यादा करना पड़ेगा, और कार्य जितना ज्यादा करना हमें पड़ेगा धारिता उसकी उतनी कम होगी। भाई सोचो यहाँ पर बहुत ज्यादा विभव उत्पन्न हो जाए तो क्या हम आवेश को ला पाएंगे? नहीं ना। इसका मतलब विभव ज्यादा होने से इसकी धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी धारिता कम हो जाएगी या नहीं? तो इसका मतलब है कि जो आपकी ये धारिता C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? विभव के। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है वो किसके आता है? Q अपान V के। तो C बराबर आपका हो जाता है Q अपान V। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है? तो यहां से C का एक फार्मूला है बेटा, C बराबर Q अपान V। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये V नीचे क्यों आया पता चला ना? क्योंकि इस सरफेस पर, इसके सरफेस पर जितना ज्यादा विभव होगा, जितना ज्यादा विभव होगा कार्य हमें उतना ज्यादा करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा कैपेसिटेंस उतनी ही कम हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस वजह से यहाँ हमने देखा विभव और धारिता में इसका कैसा रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन है, व्युत क्रमानुपाती का संबंध है। इस वजह से कहाँ आया? नीचे आया। तो फार्मूला क्या बनकर के आया? C बराबर Q अपान V। क्लियर बात या नहीं है? कोई दिक्कत है? अब बच्चा यहाँ पर एक मजेदार बात ये बताऊँ आपको कि जैसे हमने आपको पढ़ाया था, आप लोगों को बताया है R इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? V अपान I, ओम्स लॉ के द्वारा पढ़ा है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो R है ना तो V पे डिपेंड करता है ना तो I के बढ़ाने से R कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। I के बढ़ाने से कभी भी R घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो होगा क्या? लेकिन लग रहा होगा सर कि I बढ़ाएंगे तो R घट जाएगा, ऐसा नहीं है। R जो V और I पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि R का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा, R इज इक्वल टू बी रो इंटू एल अपान ए। R किस पे डिपेंड करता है? रो विशिष्ट प्रतिरोध पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, बल्कि V और I पर नहीं करता। तो ये क्या है? तो बेटे जिस रेशियो में आप वोल्टेज बढ़ाओगे उसी रेशियो में आपका करंट भी बढ़ जाता। तो फाइनली V अपान I, मान लो पहले V आपका 2 वोल्ट था और I आपका 1 वोल्ट 1 ओम था, सॉरी 1 एम्पियर था। अब आपने V को कर दिया बेटा 4 वोल्ट, तो धारा भी कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। मतलब जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ेगा, और फाइनली इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सेम ईयर यहाँ भी है। यहाँ क्या है? C जो है Q और V पर डिपेंड नहीं करता। जिस रेशियो में आप Q बढ़ाओगे उसी रेशियो में आपका क्या बढ़ जाएगा? पोटेंशियल भी बढ़ जाता। फाइनली Q बाई V का जो कांस्टेंट होता है, Q बाई V का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? नियतांक होता है। इसका मतलब इसकी जो धारिता है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करती है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब जरा ध्यान से, फिर किस पर डिपेंड कर सकते हैं जरा ध्यान से यहाँ समझना। देखो हमें एक तो बात पता है, अगर कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो चार्ज यहाँ ज्यादा रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? अच्छा एक बार रख दिए, शुरुआत में अगर कोई चार्ज नहीं एक बार रख दिए तो ठीक है। अगर मैं ये इसका R बढ़ा दूं, गोले की त्रिज्या बढ़ा दूं तो और बड़ा हो जाएगा, तो अपने अंदर स्टोर और चार्ज कर पाएगा। इसका मतलब इसके रेडियस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब जो आपका कैपेसिटर की धारिता है वो इसके त्रिज्याओं पर डिपेंड कर रही और इसकी आकृति पर भी निर्भर करेगा। कैसे करेगा अभी हम देखते हैं। तो बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत है? तो ये फार्मूला यहाँ से आ गया C का, C बराबर Q अपान V। अगर यहाँ से हम इसका यूनिट की बात करें, मात्रक की, तो बेटा इसका मात्रक जो होता है यहाँ से कूलाम प्रति वोल्ट भी बोल सकते हो,
क्या बोल दोगे, कूलाम प्रति वोल्ट। और या तो इसकी सबसे बड़ी मात्रक क्या होती है, फैरड। क्या होती है, फैरड होती है। और ये जो फैरड है ये सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है, फैरड सबसे बड़ा मात्रक होता है किसका, कैपेसिटेंस की, धारिता की। क्यों, क्योंकि कूलाम भी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इस वजह से फैरड भी क्या है, धारिता का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्लियर बात यहाँ पे। तो आप इसे इतना नोट करिए, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर में जो धारिता है किसी संधारित्र की, वो किस बात पर निर्भर करती है। क्लियर बात। तो आप इसे इतना नोट करिए, फिर आगे करते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, हमने जो फार्मूला निकाला वो फार्मूला क्या आया, C बराबर कैपेसिटेंस C बराबर, याद रखना ये इटैलिक होना चाहिए, ऐसे मत लिख देना, ये कूलाम का प्रतीक है। तो ये इटैलिक C बराबर क्या होता है, Q/V। अगर मैं इसके अनुसार परिभाषा बनाऊं चालक की धारिता का क्या, तो क्या बनेगा, तो हम कह देंगे किसी चालक को, ध्यान से सुनना, किसी चालक को इसके अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार मैं धारिता की परिभाषा को परिभाषित कर रहा हूं। वैसे मैंने तो पहले बता दिया आवेश को संग्रह करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, परंतु इसके अनुसार अगर मैं कैपेसिटेंस डिफाइन करूं क्या होगा, तो वो मैं करने जा रहा हूं। किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा इसके कारण, इसके मतलब आवेश के कारण, आवेश के इसके कारण चालक के विभव में हुए परिवर्तन के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई समस्या है? हमने क्या बोला, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा इस आवेश के कारण जो इसके विभव में परिवर्तन हो, किसके विभव में, चालक के विभव में जो परिवर्तन हो, और परिवर्तन जो हुआ उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। तो इस परिभाषा कहाँ से आई, ये परिभाषा इसके फार्मूले से हमने इस परिभाषा को क्या किया है, वेरीफाई किया है। क्लियर बात है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इसी में क्या करूँ, ध्यान से सुनिए, इसी में क्या करूँ मैं, V बराबर 1 वोल्ट कर दूँ। V बराबर कितना कर दूँ, 1 वोल्ट। तो बताइए यहाँ C बराबर कितना आ जाएगा, Q के। C बराबर क्या आ जाएगा, Q के। अब अगर इसकी परिभाषा बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, किसी चालक को दिया गया वह आवेश, किसी चालक को दिया गया वह आवेश जो उस चालक के विभव में परिवर्तन कितना कर दे, 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे, तो वही आवेश क्या कहलाएगी, उसकी धारिता कहलाएगी। यदि किसी चालक को इतना आवेश दे दिया जाए कि उसके चालक के विभव में परिवर्तन कितना वोल्ट हो जाए, विभव में परिवर्तन कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो चालक की धारिता क्या होगी, जो आपने आवेश दिया वो इसकी क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ पे। तो 2-3 तरीके से हम धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश की वह मात्रा जो उस चालक के विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट का कर दे, तो उस आवेश को हम क्या कहेंगे, चालक की धारिता कहेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम लोग इसको भी परिभाषित कर सकते हैं। समझ में आई बात है, कोई दिक्कत है? अब हमने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी बात यहीं पे क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनते चलिएगा। हमने क्या बताया, धारिता का जो मात्रक है, धारिता का मात्रक क्या होता है आपका, फैरड होता है। क्या होता है, फैरड। या बराबर हम ये भी कह सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से ये कह सकते हैं 1 फैरड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? इसका मतलब 1 फैरड का आपका धारिता कब होगा, जब किसी
चालक को 1 कूलाम का आवेश दे दिया जाए और उसके चालक के विभव में परिवर्तन कितना हो जाए, विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट हो जाए, तो उसका क्या कहलाएगा, उस चालक की धारिता 1 फैराड कहलाएगी। बात समझ में आई। और अगर मैंने कह दिया किसी चालक की धारिता जो है, किसी चालक की जो धारिता है वो आपकी कितनी है, 2 फैराड है, कितनी है, 2 फैराड है। इसका मतलब क्या है, 2 फैराड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 कूलाम, ध्यान से सुनिएगा, 2 कूलाम बटे 1 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 कूलाम बटे 1 वोल्ट होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब यदि किसी संधारित्र की या किसी चालक की धारिता 2 फैराड है, इसका मतलब 2 कूलाम बटे 1 वोल्ट। और इसका मतलब क्या है कि किसी चालक को यदि 2 कूलाम आवेश दिया जाए, यदि किसी चालक को 2 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके चालक के विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट हो, विभव में परिवर्तन कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो चालक की जो धारिता कहलाएगी वो कितना कहलाएगी, 2 फैराड। क्लियर है बात। और अगर मैंने अगर यहीं पे लिख दिया किसी की धारिता आपका C बराबर आपका 8 फैराड है, इसका मतलब क्या कि उस चालक को जैसे हम 8 कूलाम का आवेश देंगे उसके विभव में परिवर्तन कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, उसके विभव परिवर्तन कितना होगा, 8 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। क्लियर है बात ना। यहाँ पे 8 फैराड बराबर क्या हो जाएगा, 8 कूलाम बटे 1 वोल्ट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बहुत जानना जरूरी है भाई। अच्छा, अगर मैंने दे दिया किसी की कैपेसिटेंस, सॉरी यहाँ सी सही से रिप्रेजेंट करना, थोड़ा सा तिरछा करके, अगर हमने वो C बराबर किसी की 12 फैराड है, इसका मतलब क्या है, अगर किसी संधारित्र की धारिता 12 फैराड है, इसका मतलब ये है कि यदि उस संधारित्र को 12 कूलाम का आवेश देंगे, कितने कूलाम का, 12 कूलाम का आवेश देंगे, तो उसके विभव में परिवर्तन कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्लियर बात ना यहाँ पे। और याद रखना कि विभव हम ऐसा चाहेंगे कि आवेश ज़्यादा से ज़्यादा दे दे, लेकिन विभव में परिवर्तन बहुत कम हो। यही तो हमने शुरुआत में बोला कि सबसे बढ़िया संधारित्र कौन सा होगा, जिसको हम आवेश ज़्यादा से ज़्यादा दे सके और विभव में परिवर्तन बहुत कम हो। तो सोचिए अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख करके दूं, मैंने आपको C बराबर दे दिया 15 फैराड, फिर मैंने C बराबर दे दिया 7 फैराड, फिर हमने दे दिया बेटा आपका C बराबर 9 फैराड, मैंने C बराबर आपको दे दिया 18 फैराड। और मैं अब आपसे पूछूं कि इन सभी में सबसे बढ़िया कौन सा कैपेसिटर है, तो क्या बताओगे, कौन सा वाला, 18 वाला। कौन सा वाला होगा, 18 वाला। ऐसा क्यों, क्योंकि इस प्रकार का जो कैपेसिटर होगा, जो संधारित्र होगा ये 18 फैराड वाला, उसमें क्या होगा कि जब हम उस संधारित्र को हम 18 कूलाम का आवेश देंगे तो उसके विभव में कितना परिवर्तन होगा, 1 वोल्ट। तो भैया हम आवेश ज़्यादा, देखो सब में परिवर्तन 1 वोल्ट हो रहा है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें 12 कूलाम आवेश देंगे तभी 1 वोल्ट का परिवर्तन हो जाएगा, इसमें 15 कूलाम आवेश जैसे देंगे तुरंत 1 वोल्ट बढ़ जाएगा, इसमें 7 कूलाम का आवेश देंगे तुरंत 1 वोल्ट बढ़ जाएगा, इसमें 9 कूलाम का आवेश देंगे तो 1 वोल्ट बढ़ जाएगा, जबकि इसमें 18 कूलाम का आवेश देंगे तब 1 वोल्ट बढ़ेगा। इसका मतलब इस वाले संधारित्र में हम आवेश ज़्यादा दे पा रहे हैं और पोटेंशियल कम बढ़ रहा है, इस वजह से ये वाला कैपेसिटर सबसे बढ़िया कैपेसिटर होगा। क्लियर है बात ना। तो आपके जो फैन में लगता है वो कौन सा लगता है, 2.25 माइक्रोफैराड का, 2.5 माइक्रोफैराड का, 3.25 माइक्रोफैराड का, इसी में लगता है। चूंकि हमें पता फैराड बहुत बड़ी मात्रक होती है, संधारित्र की जो धारिता है, धारिता का जो मात्रक फैराड होता है बहुत बड़ी फैराड होती है, मतलब बहुत बड़ा मात्रक होता है। हम अपने पंखों में कितना लगाते हैं, 3.25 का लगाते हैं, 3.5 का लगाते हैं, 2.5 का भी लगाते हैं, तो वो भी माइक्रोफैराड लगाते हैं, फैराड नहीं, क्या लगाते हैं, माइक्रोफैराड। ये फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है धारिता की। तो बात समझ में आई। तो अगर कहीं भी इस प्रकार से लिखा तो आप बता सकते हो ना कौन सा कैपेसिटर बढ़िया होगा। अब सोचो अगर कहीं पे 3.25 माइक्रोफैराड लिखा है, अगर धारिता C बराबर दे दिया आपका 3.25 माइक्रोफैराड, या फिर आपका C बराबर दे दिया 2.5 माइक्रोफैराड, या आपका दे दिया C बराबर 3 माइक्रोफैराड, तो कौन सा बढ़िया फैराड, कौन सा कैपेसिटर बढ़िया, कौन सा वाला, ये वाला ना 3.25 माइक्रोफैराड। क्यों, क्योंकि ये जब 3.25 कूलाम का आवेश देंगे तो 1 वोल्ट बढ़ाएगा, और ये जैसे 2.5 कूलाम का आवेश देंगे तुरंत क्या नाम 1 फैराड बढ़ जाएगा, और इसमें 3 कूलाम आवेश देने से तुरंत 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब सबसे बढ़िया कौन सा है, ये वाला है ना।
तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि फ़ैन में देखो, अच्छा अगर इसका मतलब आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि अगर सर इतना अच्छा ये फैराड है तो फ़ैन को हम चलाने के लिए क्यों ना 10 माइक्रो फैराड का लगा दें, बहुत अच्छा आवेश देगा। लेकिन भाई अगर आप कहा जाए आपको भूख है किसी चीज़ की, 5 रोटी को 10 रोटी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी ना। तो आपकी भी क्षमता होनी चाहिए लेने की। देने को तो हम दे सकते हैं लेकिन आपकी भी तो क्षमता होनी चाहिए लेने की। तो भैया फ़ैन की जितनी क्षमता है लेने की आप उतने दो, उससे ज़्यादा दोगे तो तहस नहस हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उतनी देनी चाहिए, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज़्यादा। क्लियर बात है यहाँ पे। तो आई होप आपकी ये बातें समझ में आई होंगी। आ गई या नहीं आ गई? तो इस तरीके से हम कुछ बातें करते हैं, इसको आप नोट करिए, फिर इसमें हम कुछ आपको और फार्मूला कराते हैं और दिखाते हैं क्या कि धारिता कैसे Q और V पर डिपेंड नहीं करती बल्कि किस पर डिपेंड करती है, चालक की बीमा पर। कैसे करती है वो हम देखते हैं। चलिए आप इसे इतना नोट करिए तब तक। चलिए तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं धारिता के कुछ अन्य मात्रक को भी हम लोग देख लेते हैं। धारिता के अभी हमने कुछ मात्रक के बारे में बात किया, तो धारिता के अन्य मात्रक ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखिए धारिता C का मात्रक अभी हमने आपको बताया क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड। और C का मात्रक ये भी होता है माइक्रो फैराड। क्या होता है, माइक्रो फैराड। बहुत सारे होते हैं माइक्रो फैराड। और 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है आपका 10 की घात -6 फैराड। और फिर आपका आता है नैनो फैराड, तो होता है 10 की घात -9 फैराड। और आपका आता है 1 मिली फैराड बराबर होता है 10 की घात -3 फैराड। आपका पीको फैराड भी होता है। क्या होता है, पीको फैराड। तो 1 पीको फैराड बराबर क्या होता है आपका 10 की घात -12 फैराड। तो ये आपके कुछ क्या थे, मात्रक थे, किसके, संधारित्र के। अच्छा इसका एक और मात्रक है, मैं वो भी बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। संधारित्र का ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टेट फैराड होता है। स्टेट फैराड होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की, संधारित्र के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की ESU मात्रक की, तो कौन सा होता है, स्टेट फैराड होता है। कितना स्टेट फैराड होता है तो हम देखते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। 1 फैराड बराबर होता है आपका 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। अभी पढ़ाया था आपको, 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। अब 1 कूलाम में आपका होता है 3 × 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। क्या होता है आपका, स्टेट कूलाम। और बटे 1/300 आपका होता है स्टेट वोल्ट। क्या होता है, स्टेट वोल्ट। बात समझ में आई कि नहीं? देखो कूलाम बटे वोल्ट क्या हो जाएगा, फैराड, और यहाँ बचा स्टेट, तो ये क्या मिलकर यूनिट हो जाएगी, स्टेट फैराड। क्या हो जाएगी, स्टेट फैराड। जरा इसको सॉल्व करते तो 1 फैराड बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10 की घात 9, और ये 300 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा क्या, स्टेट। कूलाम प्रति वोल्ट को क्या बोल देंगे, फैराड। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 त्रिके 9, 2 0 बचा है, मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2 इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 9 × 10 की घात 11 स्टेट फैराड। तो याद रखिएगा 1 फैराड में कितने स्टेट फैराड होते हैं, 9 × 10 की घात 11 स्टेट फैराड भी होता है। हो सकता है कि आपके 1 लाइनर क्वेश्चन, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता हो कि 1 फैराड में कितने स्टेट फैराड होते हैं। बात समझ आई? और ये किसका मात्रक होता है, स्टेट फैराड, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मात्रक होता है। तो ये कुछ थे आपके धारिता के मात्रक। क्या थे ये, धारिता के मात्रक थे। अच्छा ये चीज़ और आपको यहीं पे हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं अलग करके लिख देता हूँ, क्या, इसकी बीमा, धारिता की बीमा भी यही करा देते हैं। धारिता की बीमा, भाई वो जीवन बीमा नहीं है, बीमा, देखो ध्यान समझना, वो बीमा होता है और ये क्या है, बीमा है। अब इसकी बीमा की बात करते हैं तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, हम बात करते हैं। अभी आपने फार्मूला पढ़ा C = Q/,
V, यही तो पढ़ा है। C इज इक्वल टू भी क्या पढ़ा आपने, Q अपान V। अब यहां से देखिएगा C बराबर हम और क्या लिख सकते हैं, ये C थोड़ा सा तिरछा होगा भाई, ध्यान से देखना। Q ऐसे रहने दो, V बराबर विभव बराबर V बराबर हमने क्या पढ़ा है, W अपान Q, तो यहां लिखो W अपान Q। ये Q ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बटे W। बात समझ में आई कि नहीं आई। और आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा Q बराबर क्या होता है, I इंटू T। I का जो बीमा हो लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं A, और T का कितना लिखते हैं, समय का T, तो क्या हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिख देंगे क्या हो जाएगा, C की बीमा बराबर हो जाएगी Q का स्क्वायर मतलब A की घात 2 और फिर T की घात 2। और ये क्या कार्य, और कार्य का कितना होता है, ml पावर 2 T पावर -2। क्लियर बात कि नहीं यहाँ पे। अब ये ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए m ऊपर जाएगा तो m की कितनी पावर है 1, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -1, तो हो जाएगा m की पावर -1। यल देखो कहीं है नहीं, ये नीचे केवल यल है, यल ऊपर जाएगा तो l की पावर कितनी हो जाएगी -2। अब t की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 और +2 पहले से, तो t की पावर 4, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो ये आपकी आ गई धारिता की बीमा। ये क्या है, आपकी धारिता की बीमा है। क्लियर बात यहाँ पे, तो आप इसे पूरा नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं कि किसी चालक की जो धारिता है, किसकी चालक की, गोलीय चालक की, किसी गोलीय चालक की, और वो चालक कैसा, विलगित है। कैसा है, विलगित। विलगित का मतलब क्या है कि केवल और केवल एक ही चालक है, गोलीय चालक, उसके पास कोई अन्य चालक उपस्थित नहीं है। तो उसकी हम धारिता के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, तो आप पहले इतना नोट करिए आप सभी लोग।